नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। व्यावसायिक सांख्यिकी के विद्यार्थियों के लिए आज का ये वीडियो है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार सांख्यिकी अनुसंधान में कई बार बीच के किसी समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, तब इन अज्ञात आंकड़ों का अनुमान लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए भारत में प्रति दशक जनगणना होती है, यानी 1941 में, 1951 में, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001, 2011 से संबंधित विस्तृत समंक हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन बीच के आंकड़े अगर हमें चाहिए, मान लीजिए 1975 के आंकड़े हमें चाहिए, 1966 का आंकड़ा हमें चाहिए, या 2007 का आंकड़ा अगर हमें चाहिए, तो ऐसे मूल्य का अनुमान सांख्यिकी की जिस विधि के आधार पर हम लगा सकते हैं वो विधि कहलाती है आंतरगणन और बाह्य गणन द्वारा संभव है। बाह्य गणन का मतलब बाहर के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर भावी पूर्वानुमान लगाना। 2011 के आंकड़े हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं, अगर हमें 2041 और 2051 के आंकड़े का अनुमान लगाना है, ऐसी स्थिति को हम बाह्य गणन कहते हैं। तो यानी दो सीमांत बिंदुओं के मध्य किसी बिंदु का मूल्य ज्ञात करना अंतर्गणन है, जबकि दो सीमांत बिंदुओं के बाहर किसी मूल्य का आकलन करना बाह्य गणन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि कई बार उपलब्ध समंकों के आधार पर भावी समंकों के अनुमान लगाने की आवश्यकता हो जाती है, तो ऐसे अनुमान लगाने के लिए बहिर्वेशन या बाह्य गणन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार समंक श्रेणी के मध्य अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने के लिए अंतर्गणन का प्रयोग किया जाता है। अर्थ के रूप में अगर देखें तो कुछ सुनिश्चित मान्यताओं के अंतर्गत ज्ञात समंकों के आधार पर समंक श्रेणी के मध्य किसी अज्ञात मूल्य का सर्वोत्तम संभावित अनुमान लगाने की क्रिया को अंतर्गणन या अंतर्वेशन कहते हैं, इंटरपोलेशन कहते हैं। इसके विपरीत उपलब्ध सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर कुछ विशेष मान्यताओं के अंतर्गत किसी भावी समंक का पूर्वानुमान लगाने की प्रक्रिया बाह्य गणन या बहिर्वेशन, एक्सट्रापोलेशन कहलाती है। अतः अंतर्गणन जो होता है वो श्रेणी के मध्य की रिक्तियों को पूर्ति करने में उपयोगी है, और बाह्य गणन जो है वो भावी पूर्वानुमानों में सहायक होता है। भाई, जैसे हमारे पास अंतर्गणन के अंतर्गत 1981 के आंकड़े उपलब्ध है, 2001 के आंकड़े उपलब्ध है, हमारे पास 1971 के आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर हमें 1985 का आंकड़ा चाहिए, 1995 का आंकड़ा चाहिए, तो ये अंतर्गणन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। और बाह्य गणन जैसा बता चुका कि भावी पूर्वानुमान के सहायक होता है। बाहर जो समंकमाला हमारे पास उपलब्ध है उससे बाहर का मूल्य अगर हमें ज्ञात करना हो तो वह हम बाह्य गणन के आधार पर। अंतर्गणन और बाह्य गणन की कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशन हैं, जिनके आधार पर ही ये गणनाएं की जाती हैं। जो प्रमुख मान्यताएं वो इस प्रकार है कि मूल्यों में परिवर्तन की दर एक समान हो, यानी परिवर्तनों में नियमितता और एकरूपता हो। दूसरा है मूल्यों में आकस्मिक उच्चावचन नहीं हो, यानी फ्लक्चुएशन ज़्यादा, जो कैजुअल फ्लक्चुएशन होते हैं वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, पद श्रेणियों में पारस्परिक संबंध विद्यमान होना, यानी जो पद श्रेणियां हैं, जो मूल्य हैं, उनमें आपस में संबंध विद्यमान होना चाहिए। ये प्रमुख मान्यताएं जो है अंतर्गणन और बाह्य गणन की है। अंतर्गणन और बाह्य गणन की जो
रीतियां हैं, जो विधियां हैं, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें बिंदु रेखीय रीति यानी ग्राफिकल मेथड्स कहते हैं हम पहली रीतियां, दूसरे है बीजगणितीय रीति यानी एल्जेब्रिक मेथड्स। तो ग्राफिक मेथड्स ग्राफ पेपर्स पे की जाती हैं, जो बिंदु रेखीय रीति में आते हैं। दूसरा जो एल्जेब्रिक मेथड्स है, उसमें जो प्रमुख तौर पे विधियां काम में आती है, जो बीजगणितीय विधियां हैं, उसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड्स। दूसरी जो है न्यूटन की अग्रगामी या प्रगामी अंतर रीति। तीसरी लैग्रेंज की रीति। चौथा पैराबोलिक चक्र विधि। और पांचवें में अन्य रीतियां जो आती है, उनको इसमें हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति, डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड्स। स्पष्ट कर देता हूं, यह जो रीति है द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम पर आधारित है, और इसका प्रयोग कब किया जाता है कि जब स्वतंत्र चर यानी x मूल्यों के वर्ग विस्तार समान हो, यानी x के जो पद है वो बराबर अंतर से बढ़ते हों। आपको पता होगा यहां पर जो श्रेणियां होगी जिसमें एक x वैल्यूज होगी, तो x वैल्यू जो है वो बराबर अंतर से बढ़ते हैं, जैसे 1901, 1911, 1921, 1931, जो कि 10-10 वर्ष के अंतर से 10-10 के अंतर से बढ़ रहे हैं। तो पहला यही है कि इसका प्रयोग तभी करेंगे जब x के मूल्यों में वर्ग विस्तार समान हो। दूसरा, इस बराबर अंतर वाले पदों में से ही किसी एक x मूल्य के आश्रित पद y का अनुमान करना हो। x तो हमारे पास स्वतंत्र चर है, समय तत्व है, इसी का जो y का मूल्य है वो हमें अनुमानित करना हो, वो हमें ज्ञात करना हो, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। तीसरा, इस सूत्र की जो मान्यता है कि n पदों की श्रेणी का nवां प्रमुख अंतर शून्य होता है। n पदों की श्रेणी का nवां प्रमुख अंतर शून्य होता है। जैसे किसी श्रेणी में 5 पद मूल्य ज्ञात हो तो 5वां प्रमुख अंतर शून्य हो जाता है होगा। सूत्र जो है y माइनस n पावर के रूप में n है बराबर 0। n का मतलब y के ज्ञात मूल्यों की संख्या। इसमें जो प्रक्रिया दे रखी है वो प्रक्रिया निम्नानुसार है कि स्वतंत्र चर मूल्यों हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को हम x0, x1, x2, x3 और y श्रेणी के जो मूल्य हैं तत्संबंधी मूल्य उनको y0, y1, y2, y3 आदि संकेतों को प्रयोग करते हुए इनको हम दे देंगे। इन्हीं में से एक अज्ञात होता है जो संकेताक्षर हैं, जैसे y0, y1, y2, y3 में से कोई अज्ञात होगा। y के जितने मूल्य ज्ञात होते हैं उतने क्रम के प्रमुख अंतर को शून्य माना जाता है। जैसे 3 मूल्य ज्ञात हैं तो y माइनस 1 पावर 3 बराबर 0, यानी डेल्टा 0 3 बराबर 0 होता है। ज्ञात मूल्यों की संख्या के अनुरूप प्रमुख अंतर को शून्य मानते हुए उसका द्विपद विस्तार जो है निम्न अनुसार, ये सूत्र जो दे रखा है इसके अनुसार ज्ञात करते हैं। y माइनस 1 पावर n बराबर y n माइनस n y n माइनस, ये आपकी जो स्क्रीन के ऊपर सूत्र है इसके आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी ज्ञात मूल्यों की संख्या 3 हो तो और ज्ञात मूल्यों की अगर संख्या 4 हो तो ये आपका सूत्र बनेगा y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 4y1 y0 बराबर 0। 5 हो तो ये हो जाएगी। इस सूत्र का प्रयोग करते समय घातों का प्रयोग अधोलिखित यानी सबस्क्रिप्ट के रूप में करते हैं। इसका एक सीधा सा सरल नियम भी है आपके कि जिस प्रमुख अंतर के लिए द्विपद विस्तार ज्ञात करना हो y पर वह क्रम लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात y का घात एक एक कम करके लिखते जाएंगे जब तक y 0 ना आ जाए। जैसे 5 मूल्य ज्ञात है तो y के 5 y4 y3 y2 y1 y0 हो जाएगा, जितने मूल्य ज्ञात हैं। पहला y धनात्मक होगा और अगला ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, यानी पहले धनात्मक से शुरू करते हुए पहला y जो होगा आपका धनात्मक होगा और उसी प्रकार आगे इसी क्रम में पहला धनात्मक फिर ऋणात्मक। तो प्लस y5 माइनस y4 प्लस y3
माइनस y2 प्लस y1 माइनस y0। विभिन्न y के अंकात्मक गुणांक को ज्ञात करने के लिए हम ये जो सूत्र है इसके आधार पर कर सकते हैं। प्रथम लिखे जाने वाले y का गुणांक 1 होगा और उसके पश्चात उस गुणांक को जो है निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाएंगे। पिछले y का गुणांक गुणा पिछले y का अधोलिखित यानी सबस्क्रिप्ट डिवाइड बाय पिछले y की क्रम स्थिति या क्रम संख्या कितने नंबर पे y। तो जो 5 अगर मूल्य ज्ञात हो तो पहला आपका y5 होगा, प्लस में है पॉजिटिव। अगला मूल्य अगर निकालना है तो इसका एक मूल्य है और उसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 y, 1 से भाग दिया तो 5 आएगा, 5y। अब ये दूसरे नंबर पे 4 पे आ गया, 1 घात कम हो गई, 4 को 5 से गुणा किया 20, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आ जाएगा। अगला एक पहला आपका प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर तीसरा प्लस में। चौथा अगर मूल्य ज्ञात करना हमें तो 3 को हम 10 से गुणा करेंगे 30, और चूंकि ये तीसरे नंबर पे उपलब्ध है इसलिए 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 में 3 से डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा। फिर चूंकि पहला वाला प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार 10 को 2 से हम गुणा करेंगे, 4 नंबर पे स्थित है, 20 आया, 4 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, और इसी प्रकार 0 से हम कर देंगे। तो अगर 5 मूल्य ज्ञात हो तो y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 बराबर 0। इस प्रकार से ये जो है सूत्र आपका बन जाएगा। तो दो अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करना हो, दो समीकरण बनाकर हम कर लेंगे, और असामान्य समंक जो है इस प्रकार से हम जो है द्विपद विस्तार रीति के आधार पर जो मूल्य ज्ञात हैं उन मूल्यों से हम जो है सूत्र बना करके इसका प्रयोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बीच का जो है मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सरल नियम है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नियम को थोड़ा सा पढ़ करके पहले आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, पढ़ें, इसको समझें। फिर अगले वीडियो में आपको एक प्रश्न जो है हम करके बताएंगे। इस वीडियो को, नोट्स को आप समझें, सुने, पढ़ें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।